नमस्कार, जय हिंद साथियों। आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, थोड़ा पिछले सेशन की बात कर लेते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोग राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत देख चुके हैं। 4 सिद्धांत हम देख चुके हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत हमने देखा। राज्य की उत्पत्ति का युद्ध का सिद्धांत या शक्ति का सिद्धांत हमने देखा। राज्य की उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत हमने देखा। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत हम लोगों ने देखा। आज हम लोग अंतिम सिद्धांत देखेंगे जिसका क्या नाम है, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत, या फिर इसे हम क्रमिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। तो आज हम अंतिम देखेंगे, अंतिम सिद्धांत आज हम देखेंगे साथियों। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था, सामाजिक समझौते के सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपने चरम सीमा पर था। अर्थात कहा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के समय यह सिद्धांत अपनी चरम सीमा पर था। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात इस सिद्धांत में गिरावट देखने को मिली। इस सिद्धांत में क्या देखने को मिली? गिरावट देखने को मिली। और इस सिद्धांत का स्थान किसने ले लिया? विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। तो आज देखिए, टॉपिक डाल दीजिए साथियों, विकासवादी सिद्धांत डालिए। टॉपिक राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, या फिर इसे हम वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, या फिर इसे हम क्रमिक विकास का सिद्धांत, या फिर इसे हम ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, या फिर इसे ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। साथियों, जब मैं आपको राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आज के आधुनिक युग में, आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में हम उसी सिद्धांत को सबसे प्रमाणिक मानते हैं जिस सिद्धांत के पीछे क्या है, एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तो ये जो विकासवादी सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, ये सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत को क्या मानते हैं हम? इसे सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत को क्या मानते हैं? सबसे प्रमाणिक सिद्धांत हम इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं सबसे प्रमाणिक सिद्धांत? क्योंकि साथियों, इस सिद्धांत के पीछे क्या है? वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण है इस सिद्धांत के पीछे। इसीलिए हम इस सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का सबसे सर्वाधिक मान्य या फिर प्रमाणिक सिद्धांत मानते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य हमारा अचानक अस्तित्व में नहीं आया, और ना ही राज्य का निर्माण हुआ है, बल्कि राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है। बल्कि राज्य क्या है? एक क्रमिक विकास का परिणाम है।
समझे। इस सिद्धांत के यदि समर्थकों की बात करी जाए साथियों, तो इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? जैसे गार्नर है, गार्नर, गिल क्राइस्ट हैं, कौन है? गिल क्राइस्ट हैं, समनर हैं, केलर है, केलर, ब्लंटसली हैं, ब्लंटसली, बर्गेस हैं। इस सिद्धांत के ये लोग समर्थक माने जाते हैं। कौन कौन? जैसे मैंने आपको बताया, गार्नर हैं, गिल क्राइस्ट हैं, समनर हैं, केलर हैं, बर्गेस हैं, ब्लंटसली आदि क्या माने जाते हैं? इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। इतना लिखिए साथियों सबसे पहले, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। साथियों, आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि ऐसा होता है, जो स्टूडियो है हमारा, इसमें तमाम लाइटें होती हैं, बहुत लाइट होती हैं। तो क्या होता है कि जो आंखों के ऊपर क्या होता है, उनकी जो रोशनी होती है डायरेक्ट लगती है, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होने लगती है। ठीक है, आने वाले समय में चश्मा बनाएंगे और चश्मा बनवाएंगे भाई, आंखों में दिक्कत है तो, है ना। उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो क्या है, एक प्रकृति है। प्रकृति का नेचर है कि भाई जब दिक्कत है तो दवा तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए लिखिए साथियों सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत लिखिए, यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य या फिर प्रमाणिक यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य या प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के पीछे वैज्ञानिक तार्किक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। इस सिद्धांत के अनुसार, लिखिए साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया और न ही उसका निर्माण हुआ, बल्कि राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य क्या है? क्रमिक विकास का परिणाम है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया और ना ही राज्य का निर्माण हुआ है, बल्कि राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है। एक क्रमिक विकास होते होते धीरे धीरे राज्य हमारा अस्तित्व में आया है। कैसे कैसे आया है हम लोग अभी बात करेंगे साथियों। इस सिद्धांत के समर्थकों की यदि बात करी जाए, इस सिद्धांत के यदि समर्थकों की बात करी जाए, यदि इस सिद्धांत के समर्थकों की बात करी जाए तो समर्थक कौन कौन हैं? जैसे गार्नर हैं,
गिलक्राइस्ट हैं, गिलक्राइस्ट हैं, समनर हैं, समनर, केलर हैं, केलर, गिलक्राइस्ट हैं, समनर हैं, केलर हैं, और यदि बात करी जाए तो मैकाइवर हैं, मैकाइवर हैं, और यदि बात करी जाए तो कौन है, ब्लंटसली हैं, ब्लंटसली, ब्लंटसली हैं, वर्गेस हैं, वर्गेस आदि। तो इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं, तो गार्नर हैं, विलक्राइस्ट हैं, समनर हैं, केलर हैं, मैकाइवर हैं, बर्गेस हैं, ब्लंटसली इत्यादि। तो इस सिद्धांत के समर्थक ये लोग माने जाते हैं। ठीक है, गार्नर जो है, इन्हीं समर्थकों में जो हमारे गार्नर हैं, गार्नर ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया, गार्नर ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया और विकासवादी सिद्धांत के बारे में बताया, एक कथन दिया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा सभी सिद्धांतों का खंडन किया। सबसे पहले जो ये कथन कहने वाले हैं, इसी कथन में जितने भी राज्यिक उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, मैंने आपको बताया 4 सिद्धांत पहले बता चुका हूँ, चाहे वो देवी उत्पत्ति के सिद्धांत हो, चाहे वो युद्ध या शक्ति का सिद्धांत हो, चाहे परिवार के सिद्धांत हो, चाहे हमारे सामाजिक समझौते के सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांतों का गार्नर ने क्या किया, खंडन किया और अपना कथन कहा। इसी कथन में इन सभी चारों सिद्धांतों का खंडन होगा और विकासवादी सिद्धांत के बारे में कुछ बात होगी। तो क्या कहा गार्नर ने, गार्नर ने कहा राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ये लीजिए दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन। राज्य ना तो क्या है, ना तो ईश्वर की सृष्टि है। जहां देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है कि राजा या राज्य किसने बनाया, तो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर द्वारा कृत है, ईश्वर की सृष्टि है। तो मना कर रहे हैं कौन, गार्नर। तो ऐसे ही मना करते हुए जा रहे हैं, खंडन करते हुए चल रहे हैं उपयुक्त के सभी सिद्धांतों का। कौन, गार्नर। गार्नर क्या कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्ति का परिणाम, ना ही भौतिक शक्ति का परिणाम। ले लीजिए, शक्तिवादी सिद्धांत का भी क्या कर दिया इन्होंने, शक्ति के सिद्धांत का भी क्या कर दिया, खंडन कर दिया। तकनीकी समस्या थी, ना भी चाहते हैं तो चलिए। तो राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्ति का परिणाम। राज्य ना तो सामाजिक शक्ति का, सामाजिक समझौते की कृति है, राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है और ना ही परिवार के विकास का परिणाम, परिवार के विकास का परिणाम, यानी कि परिवार का विस्तार भी नहीं हुआ है। बल्कि राज्य का क्या है, बल्कि राज्य का एक क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया है। बल्कि राज्य का क्या हुआ, बल्कि राज्य एक राज्य क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। तो गार्नर ने इतना कुछ कहा, क्या कहा गार्नर ने, पुनः दोबारा सुनिएगा कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्ति का परिणाम, राज्य ना तो सामाजिक समझौते का परिणाम है और ना ही परिवार का विस्तार, और ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। बल्कि राज्य एक क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है, विकास हुआ धीरे धीरे। तो लिखिए साथियों, इस तरह लिख लीजिए आप लोग, गार्नर ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया और
विकासवादी सिद्धांत के बारे में कथन दिया। क्या कहा? लिखिए, गार्नर का कथन है, गार्नर का कथन है, गार्नर का कथन है। क्या कहा गार्नर ने? राज्य ना तो ईश्वर की, राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्ति का परिणाम, शक्ति का परिणाम। राज्य ना तो, राज्य ना तो सामाजिक समझौते का परिणाम है और ना ही परिवार का विस्तार, और ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है, एक ऐतिहासिक संस्था है। तो ये कौन कहते हैं? तो गार्नर कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम। राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, यानी सामाजिक समझौते का परिणाम है, और ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। ये कौन मानते हैं? तो गार्नर मानते हैं। गार्नर आगे क्या कहते हैं? गार्नर का मानना है कि राज्य क्या है? राज्य का विकास हुआ है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। कौन मानते हैं? तो गार्नर मानते हैं। लिखिए, एक और कथन लिखिए, गार्नर का कथन है, गार्नर का कथन है, गार्नर का कथन है। क्या कथन है गार्नर का? राज्य का विकास हुआ है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, निर्माण नहीं। तो ये कौन कहता है? ये हमारे गार्नर भाई साहब कहते हैं कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। वहीं हमारे ब्लंटसली है एक, जरा समझ लीजिए। तो वहीं हमारे ब्लंटसली हैं। ब्लंटसली कहते हैं कि उपर्युक्त के जितने भी सिद्धांत हैं, उपर्युक्त के जितने भी सिद्धांत हैं, प्रत्येक सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और प्रत्येक सिद्धांत ने कुछ ना कुछ तत्व दिया है, कुछ ना कुछ तत्व दिया है। क्या कहते हैं ब्लंटसली? तो ब्लंटसली कहते हैं कि उपर्युक्त के सिद्धांतों ने, उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने, जितने भी सिद्धांत हैं उपर्युक्त के, कुछ ना कुछ तत्व दिया है, कुछ ना कुछ तत्व दिया है, जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। आगे ब्लंटसली लिखते हैं
ब्लंटसली कहते हैं कि जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व, जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व, परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधी तत्व, शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व, वहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने कैसा सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना तत्व दिया। इन सभी तत्वों ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ते बात कौन कहते हैं? तुम्हारे ब्लंटसली कहते हैं कि जितने भी उपयुक्त के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया है और वे तत्व राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन तत्वों ने। जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया, परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधी तत्व दिया, शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व दिया, वहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना तत्व दिया। इन सभी तत्वों ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए लिखने का प्रयास कीजिए साथियों। एक है हमारे ब्लंटसली, जरा इसे रफ कर लीजिएगा। चलिए एक है हमारे ब्लंटसली, ये सब समर्थक हैं इसके, ऐसा नहीं मानना कि ये अलग से ले आए हम, क्योंकि समर्थक हमने पहले ही लिखवा दिए हैं। ब्लंटसली का कथन है, लिखिए साथियों, ब्लंटसली, ब्लंटसली का कथन है। ब्लंटसली का क्या कथन है? तो ब्लंटसली क्या कहते हैं? ब्लंटसली कहते हैं कि भले ही सत्य ना हो, लेकिन भले ही सत्य ना हो, लेकिन उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने, उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ न कुछ तत्व दिया है, कुछ न कुछ तत्व दिया है, कुछ न कुछ तत्व दिया है, जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में, जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने, जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया। कौन सा तत्व? धर्म तत्व। परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधी तत्व, रक्त संबंधी तत्व
और शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व तथा सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना शब्द दिया। राजनीतिक चेतना शब्द दिया। उपर्युक्त के सभी तत्वों ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण योगदान या फिर भूमिका निभाई। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो ब्लंटसली है हमारे, ब्लंटसली ने क्या कहा। ब्लंटसली कहते हैं कि उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने क्या किया है, कुछ ना कुछ तत्व दिया है जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या फिर योगदान अदा करते हैं। जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया। जैसे साथियों दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने क्या दिया, धर्म तत्व दिया। वहीं परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधी तत्व दिया और शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व दिया। वहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना शब्द दिया। उपर्युक्त के सभी तत्वों ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमारे समनर एवं केलर क्या कहते हैं? समनर एवं केलर के अनुसार लिखिए, समनर एवं केलर का कथन है। समनर एवं केलर के अनुसार, समनर एवं केलर के अनुसार, तो समनर एवं केलर क्या कहते हैं? इन्होंने क्या कहा साथियों, ये कहते हैं कि राज्य सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आया, यानी कि राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई दिया, हम इस प्रकार इसका अंदाजा नहीं लगा सकते जिस प्रकार एक बच्चा कब प्रौढ़ हुआ हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो समनर एवं केलर क्या कहते हैं कि राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा, हम उसी प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार एक बालक कब प्रौढ़ हुआ, एक बालक कब युवा हुआ या फिर कब प्रौढ़ हुआ, है ना, नहीं जान सकते। तो लिखिए समनर एवं केलर के अनुसार क्या कहते हैं समनर एवं केलर, ये कहते हैं कि राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा। लिखिए राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा, राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा,
हम उसी प्रकार नहीं जान सकते, हम उसी प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार एक बालक जिस प्रकार एक बालक कब युवा हुआ, कब युवा हुआ और कब प्रौढ़ हो गया, कब मतलब बूढ़ा हो गया। तो राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा, हम इसका अंदाजा इस प्रकार नहीं, उसी प्रकार इसका अंदाजा नहीं लगा सकते जिस प्रकार हम एक बच्चा कब युवा हुआ, एक बालक कब युवा हुआ और कब वह प्रौढ़ हो गया, यानी कब वह बूढ़ा हो गया। क्या है कि एक विकास, एक निरंतर विकास चला और उस निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप जो बच्चा था हमारा, जो बालक था, वो एक युवा हुआ, युवा के साथ साथ वो क्या हो गया, प्रौढ़ हो गया। क्योंकि एक निरंतर विकास चलता रहा, निरंतर वृद्धि चलती रही और उसी के परिणाम स्वरूप बच्चा भी प्रौढ़ हो गया हमारा। एक है बर्गेस। तो बर्गेस क्या कहते हैं, बर्गेस कहते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है। कौन है, बर्गेस। तो लिखिए बर्गेस का कथन है, कौन है भाई साहब, बर्गेस है एक, बर्गेस। तो बर्गेस का कथन है, कौन है, बर्गेस है। बर्गेस क्या कहते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है। तो ये कौन कहते हैं, तो बर्गेस कहते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है। ये जो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है साथियों, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत का क्या हुआ है, विकास निम्नलिखित रूपों में हुआ है। कुछ रूपों में इसका विकास हुआ है, जैसे हम लोग अभी देखते हुए चलेंगे। इसे रफ कर दें जरा। चलिए लिखिए, लिखिए राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का निम्नलिखित रूपों में विकास हुआ। तो इसका निम्नलिखित रूपों में विकास हुआ। जब से सर्वप्रथम पहली बात करी जाए तो सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले कबीला राज्य था। क्या था, सबसे पहले हमारा कबीला राज्य हुआ करता था। कौन हुआ करता था, सबसे पहले हमारा कबीला राज्य हुआ करता था। यानी कि लोग कबीले की तरह आते थे और कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहते थे, उसके बाद चले जाते थे अपने। देखे होंगे आपने अभी भी तमाम झुग्गी झोंपड़ी और जो डेरा डाल लेते हैं कुछ लोग आकर के। तो उस समय राज्य क्या था, राज्य ऐसे ही कुछ कबीले की तरह लोग आते थे, रहते थे कुछ एक जगह, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो ऐसे ही राज्य था उस समय। जैसा अभी भी आप लोग देखते हैं अपने गांव देहात में क्या आते हैं, नट होते हैं, नट, है ना। वो आते हैं 8-10 दिन, 15 दिन रहते हैं आपके गांव में, उसके बाद वह चले जाते हैं। तो वो भी क्या है, कबीले की तरह आते हैं, फिर चले जाते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं। तो राज्य भी शुरुआत में कैसा था, कबीला राज्य था। कैसा था, कबीला राज्य था। इसके बाद कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ।
नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। और कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो प्राच्य साम्राज्य या फिर पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। तो लिखिए, इसके बाद कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो प्राच्य साम्राज्य, प्राच्य साम्राज्य या फिर भाई साहब पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, प्राच्य साम्राज्य या फिर पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। सभ्यताएं कुछ और आगे बढ़ी, सभ्यताएं कुछ और आगे बढ़ी। इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ और यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। कौन सा नगर राज्य अस्तित्व में आया? यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। यूनानी नगर राज्य, यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। ये जो यूनानी नगर राज्य है, इसी यूनानी नगर राज्य में ही क्या हुआ? राजनीति का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? राजनीति का उदय हुआ। राजनीति का उदय हुआ, या फिर इसको राजनीतिक चिंतन का भी उदय यहीं पर हुआ। राजनीतिक चिंतन का उदय यहीं हुआ। चिंतन का उदय कहाँ माना जाता है? तो यूनान में ही माना जाता है। यूनान जो था, यूनान छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे कुछ फेमस स्टेट थे, यूनान छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम सिटी स्टेट बोलते थे या फिर नगर राज्य बोलते थे, है ना। उनमें कुछ फेमस जैसे एथेंस और स्पार्टा थे। स्पार्टा में सैनिक शासन मौजूद था और जो एथेंस था, एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद था। तो ये जो छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। आपसी स्वार्थ के चलते ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। द्वंद्व की स्थिति थी इनमें। आपसी द्वंद्व की स्थिति के कारण, आपसी अंतर कलह के कारण जब इनमें लड़ाइयाँ होती थी, तो एक समय ऐसा आया कि यूनानी नगर राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। जब आंतरिक कलह के कारण यूनानी नगर राज्य का विनाश हुआ, यूनानी नगर राज्य नष्ट हुआ, तो कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो हमारा रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। यूनानी नगर राज्य के बाद कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही प्राचीन काल का अंत माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राचीन काल का अंत माना जाता है। प्राचीन काल की जो शुरुआत मानी जाती है, प्राचीन काल की शुरुआत, प्राचीन काल की शुरुआत जैसे पहली शताब्दी से लेकर और छठवीं शताब्दी तक क्या मानी जाती है? प्राचीन काल माना जाता है। जैसे ही रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, वैसे ही प्राचीन काल का अंत माना गया और मध्यकाल की शुरुआत हुई। मध्यकाल कब से कब तक? छठवीं शताब्दी से लेकर और 15वीं शताब्दी तक। छठवीं शताब्दी से लेकर और 15वीं शताब्दी तक क्या माना जाता है? मध्यकाल माना जाता है ना। क्या माना जाता है? मध्यकाल माना जाता है। मध्यकाल माना जाता है। ये जो मध्यकाल था, इस मध्यकाल में क्या थी? सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था का प्रचलन था। कैसी था भैया? सामंती व्यवस्था का इसमें प्रचलन था। किसमें? मध्यकाल में। और इसमें धर्म का बोलबाला था। किसमें? धर्म का बोलबाला था। धर्म का बोलबाला था इसमें। सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। सत्ता कैसी थी? बंटवारे पर आधारित थी। सत्ता कैसी थी? सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। विशेषाधिकारों का प्रचलन था। विशेषाधिकारों का प्रचलन था।
विशेषाधिकारों का प्रचलन था। धर्म का बोलबाला था, चर्च वगैरह और पोप वगैरह यहाँ पर हुआ करते थे। विशेषाधिकारों का प्रचलन था, सामंती व्यवस्था थी, जिम्मेदार हुआ करते थे, पूंजीपतियों में और गरीब लोगों में क्या था, संघर्ष की स्थिति थी। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी यहाँ पर। तो इन सब के विरोध में, यानी कि मध्यकाल में जो काम हो रहे हैं, सामंती व्यवस्था, धर्म का बोलबाला, विशेष अधिकारों का प्रचलन, इन सब के विरोध में क्या हुआ, इन सब के विरोध में, इन सभी चीज़ों के विरोध में, इन सभी के विरोध में क्या हुआ, आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन क्या हुए, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, पुनर्जागरण आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन हुए। ये कब हुए, तो ये 15वीं शताब्दी में हुए। कब हुए, 15वीं शताब्दी में हुए, है ना। 15वीं शताब्दी में क्या हुए, मध्य काल के विरोध में धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, पुनर्जागरण आंदोलन आदि हुए। और इन आंदोलनों के, इस पुनर्जागरण आंदोलन के, धर्म सुधार आंदोलन के, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में, कब भैया, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। और 16वीं शताब्दी में क्या माना जाती है, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो 15वीं शताब्दी में ये सब धार्मिक सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, ये सब काम हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ और 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल की शुरुआत हुई और क्या हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इसे ही हम राज्य के नाम से जानते हैं या फिर राष्ट्र राज्य के नाम से जानते हैं। तो जो वर्तमान राज्य का हम अंदाज़ा लगाते हैं वो क्या है, वो 16वीं शताब्दी की देन मानी जाती है, जिसे हम राष्ट्र राज्य के नाम से जानते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, ये सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है। क्यों, क्योंकि इस सिद्धांत के पीछे क्या है, वैज्ञानिक, तार्किक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण माना जाता है। तो वर्तमान युग में हम इसी सिद्धांत को सबसे प्रामाणिक, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के रूप में मानते हैं। तो कितनी बात हुई आज हमारी, आज हमारी बात हुई साथियों राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पे। मैंने आपको कितनी कितनी बातें बताई, जरा 2 मिनट में हम रिवीजन करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, ये सर्वाधिक प्रामाणिक सिद्धांत या सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है। क्यों, इस सिद्धांत के पीछे क्या है, वैज्ञानिक और तार्किक ऐतिहासिक दृष्टिकोण माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया, राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया, ना ही राज्य का निर्माण हुआ है, बल्कि राज्य क्या है, राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य क्या है, एक क्रमिक विकास का परिणाम है। इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है, इस सिद्धांत के समर्थकों मैंने आपको बताया कि गार्नर हैं, गिलक्राइस्ट हैं, समनर हैं, केलर हैं, बर्गेस हैं, मैकाइवर हैं, ब्लंटसली हैं। तो इस सिद्धांत के यह समर्थक माने जाते हैं। गार्नर ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया है साथियों, उपर्युक्त के जितने भी सिद्धांत हैं उन सब का खंडन किया और कहा, विकासवादी सिद्धांत के बारे में कहा कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम, राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है,
राज्य ना तो सामाजिक समझौते का परिणाम है और ना ही परिवार का विस्तार, राज्य बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। ये किसने कहा? तो गार्नर ने कहा। गार्नर आगे क्या कहते हैं? गार्नर कहते हैं कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। राज्य का क्या हुआ है? विकास हुआ है, निर्माण नहीं। ब्लंटसली क्या कहते हैं? ब्लंटसली का कथन है, ब्लंटसली कहते हैं कि उपर्युक्त के जितने भी सिद्धांत हैं, राज्य की उत्पत्ति के उपर्युक्त के जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया है और उन सभी तत्वों ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया है, परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधी तत्व, शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व और सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना शब्द दिया है। इन सभी तत्वों ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक है समनर और केलर क्या कहते हैं कि राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा, हम उसी प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार एक बालक कब युवा हुआ और कब प्रौढ़ हुआ, इसके बारे में नहीं जान सकते। बर्गेस क्या कहते हैं? बर्गेस कहते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है। राज्य क्या है? इतिहास की उपज है। विकासवादी सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का, इसका विकास निम्नलिखित रूप में हुआ। इसका विकास क्या हुआ? धीरे धीरे हुआ। कैसे हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कबीला राज्य था, उसके बाद मैंने आपको बताया सभ्यताएं आगे बढ़ी, नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ और प्राच्य साम्राज्य या फिर पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सभ्यताएं और आगे बढ़ी, इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ और यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। यूनानी नगर राज्य के बारे में मैंने बताया कि यूनानी नगर राज्य में क्या था? यूनानी नगर राज्य में ही राजनीति का उदय हुआ और राजनीतिक चिंतन का उदय हुआ। आगे चल कर के यूनानी नगर राज्य अपनी अंतर कलह के कारण क्या हुआ? यह नष्ट हुआ और रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। रोमन साम्राज्य का अस्तित्व में आते ही प्राचीन काल का अंत माना गया और मध्यकाल की शुरुआत मानी गई। प्राचीन काल जो चला वो पहली शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक चला और मध्यकाल जो चला वो 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चला। रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही प्राचीन काल का अंत हुआ और मध्यकाल की शुरुआत मानी गई। मध्यकाल जो था, मध्यकाल में सामंती व्यवस्था का प्रचलन था। मैंने आपको बताया यहाँ पर धर्म का बोलबाला था, सत्ता जो थी बंटवारे पर आधारित थी, विशेषाधिकारों का प्रचलन था। इन सब के विरोध स्वरूप क्या हुआ? मध्यकाल में ही 15वीं शताब्दी में ही धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, पुनर्जागरण आंदोलन आदि हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप सामंती व्यवस्था का नष्ट हुई, यानी सामंती व्यवस्था का जो प्रचलन था उसकी समाप्ति हुई और 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल की शुरुआत हुई और राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। तो राष्ट्र राज्य की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो राज्य की शुरुआत कब मानी जाती है? 16वीं शताब्दी में शुरुआत मानी जाती है। 16वीं शताब्दी मतलब आधुनिक काल जब शुरू हुआ। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो साथियों एक आधुनिक कालीन विचारक है मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस में मैकियावेली ने अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया है, द प्रिंस पुस्तक में। ठीक है साथियों, तो चलिए आज कि जितने भी टॉपिक थे हमारे राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो हमने चैप्टर फाइनल कर लिया है। अगला चैप्टर हमारा संप्रभुता होगा, सोवर्निटी। संप्रभुता 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सुपर प्लस एनस, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। इसके जनक कौन है? तो बोंदा है। कौन है? बोंदा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए विदा चाहते हैं। जितने भी साथी जुड़े हो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।